जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, कल क्योंकि भारत का रिपब्लिक डे है और जारी बात है एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जान छूटी और 26 जनवरी 1950 को ये रिप्लेस हुआ। और जारी बात है भारत इसमें नेशनल डे मनाता है और मेरा ख्याल है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने आना था लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। बाकी भी रिपब्लिक डे के हवाले से बात करने के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और इंडियन फेडरलिज्म को क्या कोई खतरा है इस हवाले से बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की हर्षवर्धन भाई को, जो कि इंडिया के बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, पहले भी इनसे गुफ्तगू रहती है। हर्षवर्धन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत 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 धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू। हर्षवर्धन भाई, पहले तो हमें जरा इस डे की सिग्निफिकेंस के हवाले से बताइएगा कि हाउ दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कैसे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको एक क्रॉस पार्टी मनाया जाता है, गवर्नमेंट बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को भी बुलाती है इसमें, यहाँ के ये सिर्फ बीजेपी का या रूलिंग पार्टी का शो होता है ये? देखिए कमर भाई, सबसे पहले तो ये कि भारत जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे बड़ा और साथ में हम कहते हैं कि दुनिया का एक बेमिसाल गणतंत्र है, तो गणतंत्र मतलब क्या? दरअसल जो भारत की पहली संसद थी, जो दरअसल संविधान सभा थी, जो बाद में संसद में परिवर्तित हो गई जब तक चुनाव नहीं हुए, और जब अंग्रेजों ने उनको लगा कि अब हम नहीं रख पाएंगे, तो हालांकि बड़ा दुखद हुआ कि भारत से अलग हटकर पाकिस्तान बना और हमें ये अच्छा लगता कि आज आप भी भारत का हिस्सा होते और हम लोग यहीं से बात कर रहे होते। लेकिन ये एक दुखद घड़ी थी जो हुई और भारत से एक हिस्सा कटकर पाकिस्तान बना, जो पूरी तरह से रिलीजियस बेस पर बना कि मुसलमानों को अपना एक देश चाहिए और एक इस्लामिक मुल्क बना। भारत में जब हमने तय किया कि एक देश के तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, तो संविधान सभा जब संसद में परिवर्तित हुई तो उसी के साथ हमने एक और काम किया कि आखिर ये देश अंग्रेजों से आजाद तो हो गया, लेकिन हम इसको चलाएंगे कैसे, इसको कैसे, हम किस तरह की कैसे नियम होंगे, क्या कानून होंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। उस वक्त जो संविधान सभा के विद्वान थे उन्होंने तय किया कि हम एक संविधान तैयार करें, नियम कायदे कानून, जिसको हम कहें कि जो रोज की जिंदगी में होगा और जो एक तरह से कहें कि थंब रूल होगा। उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो वैसे तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने, चूंकि विद्वान व्यक्ति थे, लीगल सिस्टम पे उनकी बहुत पकड़ थी, दुनिया के 60 देशों के जो संविधान थे, जो वहां जिस तरह से भी वो लोग अपना देश चलाते थे, उसको उन्होंने पढ़ा, पूरी समिति ने उसको देखा, बाकायदा संविधान सभा में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई। और इसको शायद दुनिया में कोई और ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि हर अपनी कमजोरी पर हमने बात की, हमने उस हर चीज पर बात की जो हमें परेशान कर सकती थी, मत पंथ संप्रदाय के नजरिए से, जाति के नजरिए से, क्षेत्र के नजरिए से, भाषा के नजरिए से, क्योंकि बहुत बड़ा देश, बड़ी विविधता वाला देश, तो उस विविधता को लेते हुए कैसे हम चलेंगे, कैसा संघीय ढांचा होगा, फिर राज्यों के अधिकार क्या होंगे, केंद्र का अधिकार क्या होगा, कहां किस तरह से एक दूसरे की सीमा में हम नहीं घुसेंगे, वो तय करते हुए एक संवैधानिक संस्थाएं तय की गई, जिसको हम बहुत स्पष्ट तौर पर समझते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और हम चौथे खंबे के तौर पर जो कोई उसको अधिकार नहीं है लेकिन वॉचडॉग के तौर पर मीडिया को देखते हैं। कमोबेश थोड़ा बहुत ऐसे कई उदाहरण हैं, एक बड़ा उदाहरण दुनिया को मिलता है जो भारत में आपातकाल का रहा, लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें तो भारत में कम से कम कोई ऐसा वक्त नहीं आया एक पूरे देश के तौर पर कि कहीं इन संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों में कटौती कर दी गई हो। और हमने जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारे नीति निर्माता थे, जो हमारे नेता थे, उन्होंने जो कुछ कमजोरियां हमारी कही थी, हम उससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि ये जो 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा, ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक तो ये कि पहली बात तो ये कि यहां कोई भी ऐसा जब कार्यक्रम है, और यहां क्या कहीं भी दुनिया में जो होता है तो किसी पार्टी का नहीं होता है। भारत में उसी तरह से
जैसे हर महत्वपूर्ण मौके पर विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां या आम जनता, इन सब को लेकर जो एक सामूहिक भावना होती है, उससे राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और कल 26 जनवरी की परेड भी उसी तरह से होगी। गणतंत्र दिवस में चूंकि झांकियां निकलती हैं, भारत अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, और सिर्फ ताकत का नहीं करता है, भारत अपनी विरासत का, अपनी संस्कृति का, और साथ में जो हमारी, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि सामाजिक सहकार की भावना है, सोसाइटी कैसे एक साथ चलती है, तो वो भी हम दिखाते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो भी झांकियों में आता है, और हम उससे उबर कर कैसे निकल रहे हैं वो भी झांकियों में आता है। डिपार्टमेंट्स की भी झांकी होती है, राज्यों की भी होती है। जो इस बार का गणतंत्र दिवस है, क्योंकि वैसे ही चाइनीज वायरस ने परेशान कर रखा है, हम सबको परेशान किया, पूरी दुनिया को परेशान किया, हमने उसमें बहुत सी कामयाबी भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये सब था, तो इसलिए इस गणतंत्र दिवस का आकार, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। ओके। बाकी परेड उसी तरह से होगी, बाकी लोग उसी तरह से आएंगे, और जो लोग, जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो दूसरे लोग होंगे, वो सब उसी तरह से होंगे। क्योंकि खुद यूनाइटेड किंगडम में बहुत मुश्किल थी, नया स्ट्रेन जो आया वो बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, और बोरिस जॉनसन ने खुद ये रिक्वेस्ट किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नहीं, ये और ठीक भी है, मुझे लगता है कि मेरे घर में मुश्किल हो तो मैं दूसरे के घर में मेहमान बन के जाऊं, ये अच्छा नहीं है किसी भी तरह से। तो इस वजह से इस बार ऐसा होगा कि कोई ऐसा मुख्य अतिथि, बाकी सब कुछ उसी तरह होगा। इसके अलावा जो कमर भाई एक बहुत जरूरी बात समझने की है, भारत का गणतंत्र हो, स्वतंत्रता दिवस हो, नायकों के दिन हो, किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी राजनीतिक व्यवस्था, किसी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति, हर नागरिक स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के साथ साथ जो हमारे देश के नायक हैं, उन सब को याद करना वो अपना नागरिक कर्तव्य समझता है। और कल आपको भारत के हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में लोग गणतंत्र की मजबूती की बात करेंगे, उसके किस्से सुनाएंगे, झंडे फहराए जाएंगे, मिठाइयां बटेंगी। कार्यक्रम थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये वायरस ने थोड़ा सा परेशान किया है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन फिर भी अभी सावधानी तो बहुत जरूरी है। ओके, ओके। अच्छा, इसमें जारी बताइए, तो आपने हिस्ट्री भी बताई और कंटेम्परेरी भी सिचुएशन बताई। अच्छा, इस वक्त क्योंकि आपको पता है कि हर्षवर्धन भाई बीजेपी सरकार की हुकूमत है, और बीजेपी के हवाले से ये कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है। इस सिलसिले में 1998 में जब इनकी गवर्नमेंट थी तो एक कमीशन भी बना और उस हवाले से काफी डिस्कशन भी हुई, और वो उसकी रिपोर्ट तो शायद मेरा ख्याल है नहीं कोई इस तरह आई, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बात करना चाहता हूं वो एक, मैं जब आपसे बात करने के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि 2014-15 में रिपब्लिक डे के ऊपर ही जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि, और उसमें जो एडवर्टाइजमेंट में जो प्रीएम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा कि जो वर्ड सेकुलर था और जो सोशलिस्ट था वो मिसिंग है। और 2017 में मैं देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं उन्होंने कहा कि जो वर्ड सेकुलरिज्म है ये भारत के लिए सबसे बड़ा झूठ है, बिगेस्ट लाई इन इंडिया। आप से ये मेरा सवाल ये है हर्षवर्धन भाई, क्या ये एपिटाइट है भारत के अंदर के ये जो बीजेपी बात कर रही है, जो मैंने 1998 का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि हम कमीशन भी बनाया, फिर उनका दिल भी है कि हम ये वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट खत्म कर दें और सेकुलरिज्म को वो झूठ समझते हैं। हाउ डू यू सी दिस एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, एज एन इंडियन सिटीजन? नहीं, एक चीज तो कमर भाई मुझे लगता है कि दरअसल हम लोग जब बात करते हैं सेकुलर शब्द की, तो सेकुलर को लेकर जब हम कहते हैं सेकुलर, तो सेकुलर मतलब क्या? अगर हम सेकुलर मतलब जो इसका लिटरल मीनिंग होती है अंग्रेजी से हिंदी में करें तो वो धर्म निरपेक्षता कहें या पंथ निरपेक्षता कहें या कोई भी एक दूसरे को हम कहें कि निरपेक्ष शब्द है इसमें। लेकिन दुर्भाग्य से जो मैं अपनी बात जो कर रहा हूं, मेरा अपना जो विचार है कि सेकुलरिज्म को हमें जिस तरह से देखना चाहिए था वो शायद हमने देखा नहीं। उसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर भारत से पाकिस्तान बना, वो इस्लामिक मुल्क बन गया, और हमेशा एक भारत के मुसलमानों को भी लगता है कि एक इस्लामिक कंट्रीज है, हालांकि 53 इस्लामिक देश हैं दुनिया में, लेकिन चूंकि हम ही से कट कर गया, हमारा ही हिस्सा है, तो वो बहुत ज्यादा रिश्ते हैं,
शादियां हुई हैं, अभी भी बहुत से लोगों की यादें हैं। अभी तो बहुत से लोगों को कराची लाहौर अभी भी याद आता है, वहां के लोग जो चले गए उनको दिल्ली याद आता है। तो ये एक अलग किस्म का, जिसको हम कहें कि इमोशनल टच था, लेकिन उसके साथ एक खतरनाक बात जुड़ी हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान वो तो पूरी तरह से इस्लामिक मुल्क बन गया, भारत ऐसा एक देश रहा जहां सभी को उतनी ही स्वतंत्रता है, सब उस तरह से करते हैं। यहां अल्पसंख्यक होना इतना ज्यादा, वो जिसको हम कहते हैं कि पकड़ के रखने की चीज होती है, कि हमें ये लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ये आरोप न लग जाए कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं। और उसमें इंदिरा गांधी जी से एक बड़ी गड़बड़ हुई। जब देश आपातकाल के समय था, और मुझे अगर ठीक ठीक याद है तो शायद 42वां संविधान संशोधन, अभी अगर ठीक याद, लेकिन आपातकाल के समय उन्होंने जो हमारा प्रियम्बल था, जो हमारा संविधान का मूल जो था भारत गणराज्य के बारे में, वो उसमें उन्होंने सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्द घुसा दिए। ऐसा नहीं है कि उसके पहले ये नहीं घुसाया जा सकता था। संविधान सभा की बहस में ये दोनों प्रश्न आए, और उस वक्त संविधान सभा ने इन शब्दों को घुसाने से खारिज कर दिया, कहा कि इसको हिस्सा नहीं होना चाहिए। और बाद में जब इंदिरा जी ने घुसाया तो उसके पीछे बहुत स्पष्ट था कि ये शब्द रहेंगे तो हमारी राजनीति चलेगी। दुर्भाग्य ये कि भारत में किसी भी दूसरे का आदर करना, उसके पंथ, मजहब, मत, किसी भी आधार पर, संप्रदाय, वो एक सामान्य व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि यहां नहीं होता, यहां भी कई बार होता है। हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए हैं, कई बार 84 में सिखों के साथ हुआ। अभी भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि जातियों में बहुत हुआ, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन सब के बाद सबको लगता है कि हमारे अधिकार जितना सामने वाले का अधिकार है, वो एक कोशिश रहती। दुर्भाग्य से जो वो सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट वाली बात हुई, उसमें अपीजमेंट ज्यादा हो गया। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो वो लगता है कि नहीं नहीं, ये तो शायद एंटी मुस्लिम बात कर रहे हैं। वो नैरेटिव भी आता है, क्योंकि दुनिया भर में और भारत में भी वो एक हिंदू पार्टी के तौर पर, हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर। लेकिन एक जरूरी बात यहां मैं कहना चाहूंगा, भारत में जब जब बड़े बदलाव हुए हैं तो दुनिया उसको इस तरह से भी देखती है, क्या ये लोकतंत्र में कुछ नए किस्म का प्रयोग है क्या। और जब कभी भी एक अपराइजिंग होती है बीजेपी को लेकर, या एक समय में तो कांग्रेस को भी, जब मुस्लिम लीग यहां थी तो कहा जाता था कांग्रेस को हिंदू पार्टी और मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहा जाता है। 5 साल की सरकार हो गई नरेंद्र मोदी की, दूसरा कार्यकाल उनको मिल गया, और नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया। संविधान को लेकर यहां दिल्ली में भी और दूसरी जगहों पर भी बड़े कार्यक्रम हुए। 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। और जो 1998 में आप संविधान समीक्षा की बात कह रहे हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने देश के बड़े विद्वानों को लेकर एक कार्यक्रम किया था, देश भर में अभियान भी चलाया था कि ये इतने संशोधन इस संविधान में हुए तो क्या एक बार इसकी समीक्षा नहीं हो जानी चाहिए। कि हम समय समय पर अटकते हैं कि अच्छा इस जगह जाके ब्रेकर लग गया, हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, तो कई बार वो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जहां संविधान पीठ बैठती है, एक बड़ी बेंच बैठती है और वहां न्यायालय उसको तय करता है। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि विधायिका सर्वोच्च वो एक बार बैठे, वो एक बहस थी और वो बहस अभी भी चलती है, लेकिन संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ होगी न तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है, न कर सकती है। सोचती इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उनको इसकी जरूरत भी नहीं, और कर इसलिए नहीं सकती कि हिंदुस्तान की मिट्टी में किसी पार्टी को ये इतनी छूट नहीं दी है कि वो अपने मनमर्जी के लिहाज से सब कुछ बदल दे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ आशंका भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका एक पर्सपेक्टिव है कि ये एक बेसिकली पॉलिटिक्स हो सकती है या बाकी चीजें इसमें हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो जब हम रिसर्च करते हैं पता चलता है हमें कि मुझे ऐसे लग रहा है देख के कि जिस तरह मुसलमानों के अंदर एक बिलीफ रहा है माजी में कि ये जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, ये जो खित्ते को ड्रॉ करना ठीक नहीं है, इसी तरह जो बीजेपी के जो पुराने लीडर्स हैं गोलवालकर साहब, और वो भी ये समझते हैं कि ये जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, ये बार्बरिज्म है। मैं पढ़ रहा हूं मेरे सामने
जो मैंने देख रहा था। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब फॉर एग्जांपल आप 370 बदलते हैं, 35A बदलते हैं, तो इंडिया के कुछ एक हिस्से में तो ये बहस आती है ना कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिमोलिश हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी है या जो बाकी लोग हैं वो तो इस बात को समझते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो चीज नहीं रही जो पहले थी। ये 35A और 370 को लेके भी ये एक इंप्रेशन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, या कि आप समझते हैं कि नहीं, ये एक, जैसे आप कह रहे हैं कि क्योंकि भारत के कुछ लोगों का मौका ये है, ये एक इंटरम अरेंजमेंट था। मैं लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं, नॉट फ्रॉम ए बीजेपी पर्सपेक्टिव। नहीं, ये ठीक बात है, ये सवाल उठना चाहिए और इसका जवाब भी आना चाहिए। भारत, जब सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जब देश की रियासतों को, 550 से ज्यादा रियासतों को, सबको, उसमें सब थे, राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, अलग अलग लोग थे, जमींदार थे, तालुकेदार थे, उन सबको जब एक किया तो उनके साथ जो सहमति पत्र था वो हैदराबाद के निजाम के साथ भी वही सहमति पत्र था, और राजा हरि सिंह के साथ, महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के थे, उनके साथ भी वही सहमति पत्र था। क्योंकि बॉर्डर स्टेट थी, पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों का एक आक्रमण हुआ, उसमें बहुत सी उस वक्त की स्थितियां हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यह हुआ कि भारत और जो सरकार है और हरि सिंह के बीच में एक समझौता हो। महाराजा हरि सिंह खुद भी भ्रम में थे, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता कि उसकी छोटी सी ही अगर रियासत बनी रहे तो क्या बढ़िया हो, तो वो भी शायद इस भ्रम में लंबे समय तक थे। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, अब हम पाकिस्तानी आक्रमण के शिकार हो सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम भारत की तरफ आना चाहते हैं। उस बीच में जो संविधान के, जिसको हम कहते हैं कि हिस्सा है, संविधान में कहीं भी न तो 370 है न 35A है। ये दो के दोनों वहां के लोगों का एक तरह से कहें कि विश्वास जीतने के लिए, या जो भी आप उसको शब्द कह लें, उसके लिए उसको दिया गया है। लेकिन अब जरा आप सोचिए, एक अनुच्छेद, एक ऐसी धारा, वो जो कहती हो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ राज्य होने के बावजूद अगर हम ये कहें कि जो कश्मीर के ही लोग हैं उनको वो अधिकार नहीं मिलेंगे अगर वो उसी कश्मीर में एक समय के बाद आए हुए हैं, यानी अगर उसी कश्मीर में 50 साल से कोई भी व्यक्ति जाके रह रहा है तो उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। दलित है तो उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, कश्मीर की मुस्लिम महिलाएं अगर वो बाहर किसी से शादी कर लेती हैं तो उनके अधिकार खत्म हो जाते हैं। भारत की जो योजनाएं हैं, ग्रांट तो जाएगी, अब उसका एक मैं उदाहरण देता हूं कि 1% अगर भारत उत्तर प्रदेश को ग्रांट जाती है तो 13% जाती है वहां जम्मू कश्मीर को। और जब हम कहते हैं कि आखिर क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो इसको जरा आप ध्यान से सोचिए कि जिस समय में महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाती हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, यही पार्टियां कांग्रेस के साथ समझौते करती हैं, इस सब के बावजूद कश्मीर का जो वहां का नैरेटिव है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कैसे तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक्स थे उसको सरकार एड्रेस करने में असफल रही, और जिस अनुच्छेद 370 के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा, वो घिसा नहीं, उसकी आड़ में दूसरी बहुत सी चीजें होने लगी। और ये हर देश को एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपने देश में किसी भी राज्य में किस तरह के कानून लेकर आएगा। क्या ये किसी भी देश के लिए, हम ये बात कर रहे हैं, किसी भी देश के लिए ठीक है कि कोई विवादित इलाका ऐसा हो जहां के लोगों को पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जहां राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों में व्यवस्था है? क्यों अब्दुल्ला मुफ्ती हमेशा मौज करेंगे? वहां का जो आम कश्मीरी मुसलमान है वो निकल के क्यों नहीं राजनीति कर सकता है? मुझे लगता है कि 370 हटने के बाद, और मैं तो चूंकि 10-11 सितंबर 2019 को गया था, 5 अगस्त को ये हटा था, तो वहां लोग इतने खुश थे, हालांकि वो नाराज, उस वक्त इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा था तो उसको लेके बहुत नाराज थे। वो ये कह रहे थे कहीं हमारे ऊपर कोई दूसरे तरह की बंदिशें तो नहीं लग जाएंगी। अब वो ज्यादातर आशंकाएं खत्म हो चुकी हैं और बहुत अच्छा जो काम हुआ, जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं,
क्योंकि इन इलेक्शंस ने सबको अपनी ताकत बना दी। ऐसा नहीं कि महबूबा मुफ्ती गायब हो गई, अब्दुल्ला गायब हो गए या कांग्रेस गायब हो गई, सबका अपना जो क्षेत्र है वो। और जो लोग कह रहे थे कि 370 हटाकर संविधान के साथ छेड़छाड़ है, कम से कम अब वो कहेंगे कि 70 वर्षों में पहली बार, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट कहां है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए। और जहां तक विरोध प्रदर्शनों की बात है, तो लोकतंत्र की एक खूबी होती है, होनी भी चाहिए, कि आप अपनी असहमति चाहते हैं तो वो दर्ज करें, लेकिन बस ये है कि उसको अराजक न करें, एक तरीके से करें। मुझे लगता है कि शायद ये बहुत स्पष्ट है कि 370 गुजरे जमाने की बात हो गई। चले ठीक है, जारी बात है, आपका मुल्क है और आप जारी बात है जिस तरह समझते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वो चीजें तो एक चैलेंज ही रहेंगे कश्मीर में, और उस तरह तो पोजीशन नहीं है जिस तरह पहले थी। लेकिन मैं एक बड़ा अहम सवाल करना चाहता हूं, और कमर भाई एक छोटी सी चीज मैं जोड़ूं आपको। जब ये हुआ था तो संयोग से मैं 10-11 सितंबर को वहां था, और मलाला यूसुफजई ने लिखा था उस दिन, 10-11 सितंबर में क्या था, कुछ कोई बड़ा दिन था, उस दिन क्या थी, मैं ध्यान में मेरे नहीं आ रहा है। सितंबर में क्या होता है, बताइए कौन सा त्योहार होता है? एक तो 9/11 था, और मेरा ख्याल है कि प्राइम कायदे-ए-आज़म नहीं 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 नहीं, मुस्लिमों का कौन सा बड़ा त्योहार होता है? 11 सितंबर को 11 मेरा सितंबर कायदे-ए-आज़म की बरसी होती है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, आप पाकिस्तान के संदर्भ में बता रहे हैं, मैं नहीं, मैं मुसलमान के संदर्भ में कह रहा हूं। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि अच्छा ठीक है, तो उस दिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की सरकार ने वहां बच्चियों को पढ़ने से रोक दिया है, और उन्होंने कहा कि हमारी 3 छात्राओं के साथ बात हुई। अब उस दिन का हवाला उन्होंने दिया जिस दिन वहां छुट्टी होती है, वहां सार्वजनिक छुट्टी होती है, और उन्होंने कहा कि बच्चियां कह रही थी कि, और उसी दिन मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, जो मेरे नाम से ही मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो आप देखें, 12-14 मिनट का अनएडिटेड वीडियो है, उसमें मेरी शक्ल नहीं दिखती है, लेकिन वो आप देखिएगा जरूर। मैंने उसको डाला और उसको फिर दुनिया भर के बहुत से लोगों ने उसको कोट किया, और मलाला यूसुफजई के ट्वीट के रिप्लाई में डाला कि देखिए ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि उस दिन भी जो डल गेट है श्रीनगर में, डल गेट से लेकर और जो भगवानपुरा का इलाका जो बहुत इंटीरियर है, वहां तक हम लोग गए थे, कई लोगों के घरों में हम लोग गए थे, तो सबको ये था कि भाई एक आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसी आशंका आपने बताई कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी, कोई कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि 370 हट गया तो फंडामेंटल राइट्स चले जाएंगे, तो वो आशंका थी। लेकिन अब वो सारी आशंकाएं खत्म हो गई, और उस दिन भी जो श्रीनगर का सामान्य माहौल था वो पूरी तरह से वैसे ही था जैसे दूसरे दिनों में होता है, आम दिनों में। तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रस्सा कशी ज्यादा है। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को लग रहा था कि उनकी राजनीति कहीं हो, तो अगर हम उसको ऐसे देखें कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच के संघर्ष की वजह से उसको ज्यादा बड़ा करके दिखा रहे थे। चले, मुझे वो तस्वीरें भी याद है जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब वहां गए थे, तो सारी मार्केटें बंद थी, तो वो बंद दुकानों के आगे समोसे खा रहे थे। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज हम भारत के रिपब्लिक डे के हवाले से बात कर रहे हैं, भारत के फेडरलिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उस पे बात हो। अच्छा हर्षवर्धन भाई, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म की बात करते हैं, और जारी बात है कि एक फेडरल पार्टी का बीजेपी बहुत बड़ी जमात है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, बड़े वोट लिए हैं उन्होंने, लेकिन एक जारी बात है जब आप रूलिंग पार्टी होते हैं तो आपकी मैं कहता हूं कि आपके लिए जरूरी है कि जितने भी धड़े होते हैं, जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उनको वो राइट देना उनका हक है। मैं पाकिस्तान में भी समझता हूँ माइनॉरिटीज को उस तरह हक नहीं मिलते जिस तरह मिलने चाहिए, और उस तरह वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं है जो कि होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन पाकिस्तान। लेकिन मैं आपके भारत के हवाले से मैं देख रहा हूं कि वहां पे इंडिया के अंदर एक टर्म यूज होती है, मैस रेडिकलाइजेशन। मैस रेडिकलाइजेशन है जिसका वो कहते हैं कि इंडिया के बहुत सारे हिस्से को शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो मैस रेडिकलाइजेशन हो चुकी है मुसलमानों के हवाले से। और जारी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक चीज है कि उसको प्रोटेक्ट करना है। वो कहा जाता है कि अगर एक लड़का मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के साथ पैदल चल रहा है तो वो सेफ नहीं है। अगर वो कैटल का, भैंसों का, गाय का ट्रक चला रहा है तो वो सेफ नहीं है। अगर वो कोई जोक क्रैक करता है तो वो सेफ नहीं है। अगर वो किसी प्रोटेस्ट में है तो वो सेफ नहीं है। वो जूते बेच रहा है,
जारी बात है मैं जो बातें कर रहा हूँ इसके पीछे कोई ना कोई रेफरेंस है, वो मुनव्वर फारूकी का जो केस हुआ जोक्स के वाले से। सो वो ये एक बात की जाती है कि मैस रेडिकलाइजेशन है, और जिसमें भारत के बड़े हिस्से को इसका अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह मुसलमानों को अगर हम माइनॉरिटी कहेंगे तो आप लोग कहते हैं कि नहीं वो माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन एक छोटा तबका तो है। तो आप ये कैसे समझते हैं कि जो इंडियन फेडरलिज्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जारी बात है वो बात करेगा इक्वल राइट्स की, इट डजंट मैटर। मैं खुद पाकिस्तान में कहता हूं कि पाकिस्तान में लफ्ज माइनॉरिटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मैस रेडिकलाइजेशन है, जो पिछले कुछ अरसे से मैंने जिसकी मिसालें दी, वो कैटल की मिसाल दी, कि वो ट्रक की मिसाल दी, हिंदू लड़के लड़की की मिसाल दी, और ये जो भी डिस्कशन अभी लॉज आए हैं, हाउ डू यू सी एज ए जर्नलिस्ट, डू यू बिलीव के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तमाम धड़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे जोल है जिसको ठीक करने की जरूरत है? नहीं, मुझे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई झोल नहीं दिखता है। हाँ, ये जरूर है कि जब हम ये बात करते हैं तो जैसे आपने मुस्लिम हिंदू लड़के लड़कियों की बात की, तो उस पर भारत के कई राज्यों ने लव जिहाद का कानून बनाया, जिसमें ये एक बार बार बात निकल कर आती है कि क्या ये हो रहा है क्या कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से जो प्रेम करते हैं उसके पीछे ज्यादा बड़ा मकसद उनको मुस्लिम बनाना है। और इसको लेकर अलग अलग जगह मामले चले हैं, बहुत से अदालतों में मामले गए हैं, हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट है वो भी उस पर सुनवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये आता है, और मैं जब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ अधिकार नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि इतने मसले हैं, मतलब मैं आपको अगर उदाहरण देना शुरू करूं तो ऐसी मिसालें देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन शायद वो खत्म नहीं होगी। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है, वो सवाल ये है कि ऐसा क्या है जब हम कहते हैं कि प्रेम है, तो फिर किसी भी हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की हो, हिंदू लड़का हो या मुस्लिम लड़का हो, चाहे हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्रेम करे तो उसको क्या उसका जो मजहब है, धर्म है, मुसलमान से हिंदू बनाना चाहिए? मुझे लगता है नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही अगर मुसलमान लड़का है और हिंदू लड़की है तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिस में दिखता नहीं है। अंत में होता क्या है कि ऐसे ज्यादातर मामले जो आते हैं वो हिंदू लड़की मुसलमान बनती है, और ऐसे ढेर सारे मामले हैं। क्योंकि आपकी नजर उत्तर प्रदेश के लव जिहाद के कानून पर गई तो आपको वो भी ध्यान में होगा कि एक हिंदू ब्राह्मण लड़की वो विधानसभा के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करती है, जलने की, और पता नहीं उसका जीवन बचा कि नहीं, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति उसको बिना बताए वो दूसरी बीवी के तौर पर वो उसने शादी की और वो चला गया सऊदी, और उसके घर वालों ने इतना उसको मुसलमान बनने के लिए प्रताड़ित किया कि अंत में उसको गुहार लगानी पड़ी, किसी ने नहीं सुना तो उसने आत्महत्या कर दी। ऐसे ढेर सारे मामले आते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम सभी के अधिकारों के एकदम स्पष्ट कहते हैं कि भाई आपका अधिकार बहुत है, लेकिन मेरा शुरू हो गया तो आपका रुक गया। ऐसा नहीं होगा वो जो हम लोग बचपन में छड़ी की कहानी सुनते थे कि मेरी नाक तक आपकी स्वतंत्रता है। ये बहुत संवेदनशीलता से भारत का संविधान सुनिश्चित करता है। और मुझे लगता है कि ये बहस होनी चाहिए कि अगर आप प्रेम विवाह की बात कर रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट है भारत में, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों नहीं जाते? क्यों मुस्लिम लड़का होगा तो वो हिंदू लड़की को जब तक कन्वर्ट नहीं कराएगा तब तक, और ये समाज में ज्यादा विभाजन फैलाता है। दूसरी जो बात आपने कही कि मुसलमान अगर है और अगर वो गाय भैंस लेकर जा रहा है, भारत के बहुत बड़े हिस्से में ये जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो एक साथ रहती हैं, उनके अपने अपने संघर्ष अलग तरह के हैं जीवन के, वो प्रतिदिन उससे जूझते हैं। वो जहां हिंदू हिंदू भी होंगे, मुस्लिम मुस्लिम भी होंगे, वो करते होंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि गाय को हिंदू माता मानता है, बहुत पवित्रता से देखता है, तो एक जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाकर आप एक संवेदनशील व्यवहार करें। उसमें कई बार ऐसा होता है कि ऐसी खबरें आती हैं, हम लोगों को भी वो पीड़ा देती हैं और सभी को पीड़ा देती है, वो पेन बढ़ जाता है अगर कोई इसकी वजह से कुछ हो। लेकिन क्या ये कोई भी इसको जायज ठहरा सकता है कि अगर आप गाय को माता मान रहा है हिंदू, तो मुसलमान के तौर पर आपको भी वो सम्मान बरकरार रखना चाहिए? तीसरी बात, मुनव्वर फारूकी का आपने केस लिया, मैं नहीं जानता, और मुझे जो पाकिस्तान से खबरें आती हैं वो तो डराने वाली होती हैं, वहां ब्लेस्फेमी का क्या है, इश्निंदा क्या है। हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा हिंदुस्तान में। अभी मुनव्वर फारूकी के ऊपर मामला चल रहा है, अदालत में मामला है, मुझे लगता है कि जो भी सच होगा वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन
और हम लोग बहुत, जिसको कहते हैं कि संवेदनशीलता के साथ साथ हम बहुत टिप्पणी भी करते हैं, खुद पे भी टिप्पणी करते हैं। लेकिन क्या जो आस्था है, जो हिंदू धर्म देवी देवता है, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी बहुत से करते हैं, तो उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये कहें कि हिंदू मुसलमान कोई भी अगर किसी की आस्था पे हमला कर रहा है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है वो इसलिए भी होनी चाहिए कि समाज में ज्यादा जहर न फैले, विभाजन न फैले। हम आपके खिलाफ कुछ भी बोलते रहे और कानून काम नहीं करेगा तो संविधान से तो भरोसा उठ जाएगा ना। मुझे लगता है ये संविधान के दायरे में होना चाहिए कि अगर कोई किसी की आस्था पर हमला कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है, तो उसको संविधान एड्रेस करे। और संविधान सीधे नहीं एड्रेस करता है, उसके लिए संस्थाएं होती हैं, टूल्स होते हैं, फिर दंड संहिता होती है, फिर न्यायालय होते हैं, फिर इस तरह से चीजें बढ़ती हैं, और अंत में विधायिका सर्वोच्च होती है, संसद या विधानसभा, जहां बहस करके इसको ठीक किया जा सकता है। मुझे एक छोटा सा मेरे पास सवाल आ रहा है, वो मैं जरा उसको कंपैरिजन करना चाहता हूँ। जैसे पाकिस्तान में हर्षवर्धन भाई, हम 96% लोग हैं मुसलमान है, लेकिन हमने इतने कानून बना दिए हैं मुसलमानों के हक में कि हम समझते हैं शायद कोई हमें, हमारे मुल्क को जो है ना वो नॉन मुस्लिम बना देगा। इवन कि हमने ये भी लिखा हुआ है कि जी एक नॉन मुस्लिम जो है वो हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट नहीं बन सकता, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए, मैं ये समझता हूँ। और इस तरह की लेजिस्लेशन, इसको हम अपनी एकेडमिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारी जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच है। भारत में भी मैं ये देखना चाह रहा हूं, मैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब को सुन रहा था और वो कह रहे थे, जो आपने बात की कि अगर प्रेम है, मोहब्बत है, तो आपने कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। भारत में भी 1 अरब से ज्यादा जो हिंदू हैं, तो ऐसा क्या खौफ है या फिक्र है कि शायद जो है वो मुसलमान जो है वो कन्वर्ट ना कर लें, क्योंकि ये तासुर पाया जाता है मुसलमानों के बारे में कि वो जहां जाते हैं वो लोगों को मुसलमान कर लेते हैं, उनके अंदर वो एक तबलीगी, आपको पता है, एक सिस्टम होता है। तो ये एक खौफ है क्या कि 1 अरब जो मुसलमान है वो मेजॉरिटी में ना हो जाए? अभी तो वो मिनॉरिटी में है, तो इस तरह की कानून लाने से आप नहीं समझते, मैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के हवाले से बात कर रहा हूं कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी, हम तो जो कानून बनाया मैं तो उसे गलत समझता हूं, मैं समझता हूं इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस इन इंडिया? कंवर भाई, एक तो ये कि मैं इसको खौफ से ज्यादा, देखिए जहां दुनिया भर में इस्लाम, और अगर कहें कि अलग अलग जो सभ्यताओं का संघर्ष है वो सच्चाई है, उसको हम झूठ नहीं कर सकते, उसको झुठला नहीं सकते। और दुनिया के अलग अलग देशों में जो इस्लाम के नाम पर, उसको आप मिलिटेंट एक्टिविटी कहें या जो भी कहें, ISIS या जो भी कहते हैं, वो सच्चाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको हटा दीजिए आप, इस पर हम बात नहीं करेंगे आज। आपने जो सवाल पूछा कि क्या खौफ है भारत में, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारा अपना जो सेंसस है उसके लिहाज से 1901 से 2011 में 14.6% रहती है। हमारी अभी तक की जो ग्रोथ है, जब हम 1971 से 2011 की बात करते हैं तो 16.7% हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो भारत में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ी है। लेकिन इसमें कोई, जिसको हम कहते हैं ना कि अगर किसी की आबादी बढ़ रही है तो भारत कोई चीन तो है नहीं कि मुसलमानों को, उइगर मुसलमान हो या किसी को भी वो बंद कर देगा। वो तो अपने ही नागरिकों को बंद कर देता है और उनको कहता है कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये सच है कि मुसलमानों में जो साक्षरता है, जो समझ है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो हम 70 सालों में उतना देने में सक्षम नहीं रहे। और सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे यहां समाज के कई तबके हैं जिनको वो नहीं मिला। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, लोग साक्षर होते गए, उनकी लिटरेसी बढ़ती गई, वो धीरे धीरे उनको बच्चे कम करने हैं, अच्छा जीवन स्तर देना है, पढ़ाई देनी है, उनको ज्यादा अच्छे से रहना है, तो वो सब वो करने लगे। लेकिन जब हम इस वाले मसले पर आते हैं तो मैं एक सवाल बस आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब मैं सबसे पूछता हूं, कोई देता नहीं स्पष्ट तौर पर। ये खौफ का मसला नहीं है, स्पष्ट बताइए ना कि लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं तो उसमें मजहब कहां से आ गया? और अगर मजहब आ गया तो फिर तो किसी हाल में किसी हिंदू लड़की की किसी मुस्लिम लड़के से या किसी मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़के से विवाह या निकाह नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरी पर्सनल राय तो ये है कि ये पहली बात है कि जो प्यार है वो तो फिर आपका बियॉन्ड रिलीजन होना चाहिए, उसमें तो कोई चीज नहीं है कि मैं कहूँगा कि नहीं
अगर आप इस मजहब के हैं तो मैं इस मजहब के हूं, तो प्यार नहीं हो सकता, वो उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं हो सकती फ्रेंकली। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर दो शख्स हैं और वो अपनी मर्जी से कोई अपनी मजहबी तब्दीली करना चाहते हैं, वो कोई मोटिवेट हुआ है, अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू होना चाहता है, अगर कोई हिंदू लड़का या लड़की मुसलमान होना चाहता है, तो इसमें रियासत को कोई जबर नहीं करना चाहिए, मेरी जाती राय है ये है। दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कोई हिंदू नहीं होना नहीं, ये कमर भाई बस एकदम आपने बहुत अच्छी बात कह दी। आपने जो कहा इसी से मैं भी सहमत हूं। और हिंदुस्तान का संविधान इस बात की आजादी देता है कि आप कैसे रहना चाहें, किस मत पंथ संप्रदाय धर्म को तरीके को आस्था को मानना चाहते हैं, पूजा पद्धति को मानना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है, आप उसको मैं जीरो इन कर देता हूं आपके शो पर, ये दर्शकों के लिए भी और सबके लिए है। मैं कह रहा हूं कि हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो बनाए हिंदू या ना बनाए, वो साथ रह सकते हैं, उनकी शादी वैध है जब उन्होंने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन निकाह क्या बिना मुसलमान बनाए हो सकता है क्या? क्या हिंदू लड़की अगर प्रेम कर रही है तो जब तक वो मुसलमान नहीं बनेगी तो वो निकाह वैध होगा क्या? देखिए, इसमें मैं मजहबी बंदा तो नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं मेरा नहीं, देखिए कमर भाई, मैं इस सवाल को इसलिए थोड़ा सा, मैंने आपके सारे सवाल बहुत ईमानदारी से जवाब दिए। नहीं इस नहीं नहीं सवाल नहीं का जवाब आप ईमानदारी से इसलिए मैं दीजिए ईमानदारी से क्योंकि दे बहुत से लोग, आप भारत मैं और पाकिस्तान दोनों में बहुत से लोग देख रहे होंगे, और मैं मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी बातचीत लोग देखेंगे तो इस पर चर्चा भी इसी तरह से करेंगे। मैं हर्षवर्धन भाई, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है, मैं कहता हूं अगर कोई मुसलमान से हिंदू होना चाहता है और कोई हिंदू से मुसलमान होना चाहता है, तो ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। इसमें भारत में स्वतंत्रता है, अभी भी इस पर कोई रोक नहीं है, नहीं नहीं, कोई रोक नहीं। मेरा एक जाती बिलीफ है इस हवाले से, मेरा जाती जी बिलीफ है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, किसी इंसान को फोर्स कभी नहीं करना चाहिए वो अपना मजहब बदले, मजहब तो छोड़े, वो अपना सेक्ट भी बदले। हम जैसे हमारे यहाँ पे सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस बहुत कुछ है मुसलमानों में, आगे तकसीम है, आप में भी होगा। तो मैं तो इसके भी, हमारी फैमिली में खुद कोई सुन्नी है तो कोई देवबंदी है तो कोई शिया है तो कुछ है, ऐसी शादियां हुई हुई हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। मैं समझता हूं भारत में भी ऐसा ही लोगों की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो पर्सनल चॉइस है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्यार अपनी जगह और पर्सनल उसका जो रिलीजन है वो अपनी जगह। और मैं ये भी समझता हूं कि मजहब जो है वो एक अपनी जाती मर्जी है उसकी, वो जिस मर्जी मजहब का हो ये उसका हक है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसको फोर्सफुली बदलना, मैं समझता हूं ये ज्यादती है, ये जुल्म है। और आप, और ना ये इस्लाम इजाजत देता है कि आप किसी को इस तरह बदले, मेरा तो ये मानना है। बस कमर भाई, तो कोई यहाँ किसी तरह का बदलाव नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती किसी से करता है तो उसी सूरत में ये कानून लागू है। अच्छा किया आपने बताया, मैंने कहा और स्पष्टता हो जाएगी। जी नहीं नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर हूं इन चीजों में। तो जी जी एनी हो, थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन बड़ी अच्छी रहेगी इंडियन रिपब्लिक डे के हवाले से। हर्षवर्धन भाई से आज डिस्कशन हो रही थी, बड़े आपने इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स उठाए, फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, और बड़ा मैं इंगेज रहा इस डिस्कशन में। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया पाकिस्तान के लोगों से भी अपनी बात कहने का। जी बड़ी मेहरबानी, आपकी भी बहुत मेहरबानी। देखिए, हम तो हमेशा ये कहेंगे पाकिस्तान है तो भारत का हिस्सा ही, कट के आप चले गए, लेकिन वो तो हम हमेशा कहेंगे। तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत, हमारे लिए फर्क नहीं है। जी हकीकत है ये कि हम भारत का हिस्सा थे, ये मैं इसको अगर मैं ना भी मानूं तो ये हकीकत है। लेकिन जारी बात है, वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, आप भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बड़ी